दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ तुम ऐसी होती तो। सुरेश बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, सुरेश के बेटे अतुल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, सुरेश की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अतुल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अतुल, क्यों चिल्ला रहे हो? सुरेश की पत्नी अंजलि ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो नो माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अतुल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? अंजलि ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सुमन चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उसे ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। सुरेश बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और उसके बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते हुए देखता रहता था। रात को सुरेश की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ कर लो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी ने अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने कह दिया कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। सुरेश को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सुमन अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। सुरेश बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की हालत देखी न गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सुरेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं गाँव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? सुरेश ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। अंजलि को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सुमन ने लंबी सांस लेते हुए कहा। सुरेश जानता था कि गांव में मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी मां को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। मां को गांव छोड़कर आते वक्त उसे बहुत रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सुरेश बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद अब वो भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से सुरेश के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमन ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने उनका उत्साह से स्वागत किया। क्यों सुरेश, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? डॉक्टर रमन ने उत्साहपूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, अंजलि ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमन ने सुरेश की ओर देखा तो सुरेश ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमन सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर पहुंचे। देखा कि सुमन को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमन दौड़कर सुमन के पास गए और उनके पैर छूकर रोने लगे। सुमन की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा सुरेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की यह हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, डॉक्टर रमन ने सुरेश को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, सुरेश का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आ गई थी, सुमन ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमन ने अंजलि की ओर व्यंग से देखा। अंजलि निरुत्तर होकर सुरेश को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो,
वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सुरेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख खराब हो गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। अंजलि बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी है। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमन की आंखों से आंसू जलधारा बनकर बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमन ने सुरेश से कहा। सुरेश को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमन जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो सुरेश को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। वह दौड़ता हुआ माँ सुमन के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। सुरेश ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अंजलि को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सुमन से आंख मिला पाए। सुमन ने अंजलि की मनोस्थिति को समझकर उसे पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और सुरेश को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे दूर करने की सोची तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अंजलि और बच्चों ने सुमन के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और सुमन की देखभाल में सुरेश और उसका परिवार लग गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।